जोशीमठ ढाक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा निर्मित 35 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सीएम धामी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत रहे मौजूद। जोशीमठ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे का किया लोकार्पण। 28 पुलों और 6 सड़कों की सौगात भी दी। विषम परिस्थितियों में आमजन की रक्षा करने वाले एनडीआरएफ के जवानों को सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। एनडीआरएफ के स्थापना दिवस पर दी बधाई। इतिहास बनाने से बस एक कदम दूर सीएम पुष्कर सिंह धामी। समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को जल्द मिलने की उम्मीद। नैनीताल में धूमधाम से मनाया गया कुमाऊं विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुक्त दीपक रावत भी रहे मौजूद। और 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के साथ करेंगे संवाद। भाजपा युवा मोर्चा ने शुरू की तैयारियां। प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम होंगे आयोजित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर गन्ना समिति परिसर में एक माह से धरने पर बैठे भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने लक्सर गन्ना समिति व गन्ना परिषद पर तालाबंदी कर सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक सरकार गन्ना मूल्य 450 रुपए घोषित नहीं करती है, तब तक समिति व परिषद में तालाबंदी रहेगी और कर्मचारियों को कार्य नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग को लेकर 20 दिसंबर से गन्ना समिति परिसर में धरने पर बैठे भारतीय किसान संघ से जुड़े किसानों ने आज गन्ना समिति गन्ना परिषद पर कर्मचारियों को बाहर निकालकर तालाबंदी कर चेतावनी जारी की है। तालाबंदी का उद्देश्य है कि अपने भारतीय किसान संघ का 1 महीने से आज 31वां दिन हो गया। 20 दिसंबर से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था, जिसमें गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग थी और इन्होंने बहाना लिया था कि यूपी जिस दिन गन्ना मूल्य घोषित कर देगा उस दिन हम भी घोषित कर देंगे। लेकिन यूपी में गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है, हालांकि 20 रुपये घोषित किया है, लेकिन यूपी वालों के 20 रुपये भी 200 के बराबर हैं। उनका बिजली बिल फ्री है, वहाँ नहर का पानी नहीं है। 20 रुपये से संतुष्ट नहीं है। जो 20 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो बाढ़ आ गई और गन्ना वैसे ही कम है। कम से कम गन्ने का भाव 450 होना चाहिए और सरकार ऊँट के मुँह जीरा दे रही है, तो इससे हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। और हम अब जो भी अपनी रणनीति होगी आगे की बनाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में हम लोग आंदोलन करेंगे। आज तालाबंदी के लेकर आज हमने तालाबंदी की है और सोसाइटी का बिल्कुल इनको काम नहीं करने दें जब तक ये गन्ने का भाव। और कल को हम पुतला फूकेंगे प्रशासन के, और एसडीएम साहब हमारे पास नहीं, उनका भी पुतला फूकेंगे, क्योंकि उन्होंने 30 दिन में हमको आकर नहीं देखा बिल्कुल भी, कतई भी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगामी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के साथ संवाद करेंगे, लिहाजा भाजपा युवा मोर्चा ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि 25 जनवरी को युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें, प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में युवा मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवाओं का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के युवा संवाद को सुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत का कहना है कि उस दिन पूरे देश के युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और उत्तराखंड की 70 विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 1000 युवा इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए युवा मोर्चा के सभी विधानसभाओं जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देखिए, 25 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में 5000 से अधिक स्थानों पर मोदी जी डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से युवाओं के बंधे जाएंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा कि 50 लाख से अधिक युवा में पूरे देश में इसमें हम माध्यम से डायरेक्ट इंटरैक्शन के माध्यम से मोदी जी संवाद करेंगे। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो 70 विधानसभाओं में आयोजन किए जा रहे हैं, विधानसभा स्तर के कार्यक्रम हैं और प्रत्येक विधानसभा में 1000 से अधिक युवाओं की प्रतिभाग रहे। हम इसको सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। उत्तराखंड से लक्ष्य क्या रखा आप लोगों ने इस बार? हमने प्रत्येक विधानसभा वाइज 70 विधानसभाओं में 1000 से अधिक युवाओं की हम इसमें प्रतिभाग लेंगे और हमारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसमें 1,80,000 से युवाओं का हम रजिस्ट्रेशन का पूर्ण संकल्प लेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के ग्राम माधोपुर में मामूली कहासुनी पर भाजपा के झबड़ेड़ा मंडल मंत्री शहजाद इदरीसी पर उनके घर के बाहर जानलेवा हमला कर दिया गया। साथ ही बीच बचाव कराने आए परिवार के
अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई है, जिसमें तकरीबन 4 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार रुड़की के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं भाजपा नेता ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए, मेरे पास कुछ लोग आए थे जो कि माधोपुर से आए हैं और 4 लोग थे जो कि चोटिल थे और मेरे द्वारा उनका इलाज किया गया। मेडिकल भी हुआ है उनका, जिसमें कि कुछ लोगों को सर पे भी चोट आई है, हाथ पे भी चोट आई है, सूजन है। उसके लिए मेरे द्वारा एक्सरे एडवाइस किए गए हैं। 4 लोग हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में मौसम में लगातार ठंडक बढ़ती जा रही है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में पाले से दुश्वारियां बढ़ी हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने मुसीबत बढ़ाई है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मैदानी जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो 21-22 जनवरी के बाद ही इसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से अपील भी की कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से अक्सर गाड़ियों की स्लिप होने का खतरा बना रहता है। साथ ही मैदानी क्षेत्र में कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी कम होना दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आज और सर कल ऐसा ही रहेगा, मतलब देखिए, उत्तराखंड के लिए आप मौसम की बात कर रहे हैं। आज 19 तारीख आपकी जनवरी की हो गई है। जहाँ तक बारिश या बर्फबारी की बात है तो वो मिली नहीं हमको कोई खास जो है। टुट एक्टिविटी 17 तारीख को मिली थी हायर रीचेज में, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के हैं, और कोई सिग्निफिकेंट नहीं था वो जो है। इसी तरह पहले 9 तारीख को भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही हल्की जो वर्षा वो मिली थी। तो कोई एक्टिविटी कुछ है नहीं। और अगर देखें आज की डेट तक जो सीज़न का है, जनवरी फरवरी का जो अभी तक का जो विंटर सीजन 2 मंथ का रहता है, तो अभी तक ये करीब 19 डेज हो गए हैं। तो इसमें तो -99% अभी जो है डेफिशिएंसी है। बाकी जहाँ तक तापमान की अगर बात करें तो इस समय अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में जो तापमान है, अधिकतम तापमान थोड़े जो है सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक के आसपास या 3 तक के, लेकिन न्यूनतम तापमान है वो करीब सामान्य के आसपास ही है। लेकिन जब आप मैदानी क्षेत्रों में आते हैं तो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर कोहरा जो है पिछले करीब 20 से 22 दिन हो गए हैं छाया हुआ है लगातार ही। और जो तापमान है देख रहे हैं कि बीच बीच में जो कोल्ड डे कंडीशन है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन की तैयारी कर रहे सभी राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काठगोदाम के बाद अब हल्द्वानी डिपो ने भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम का प्लान है कि अगले हफ्ते तक हल्द्वानी से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। हल्द्वानी डिपो के ARM सुरेंद्र विश्व ने कहा कि काठगोदाम डिपो से अयोध्या के लिए जा रही बस से यात्रियों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। साथ ही हल्द्वानी डिपो से भी अयोध्या के लिए बस शुरू करने की मांग हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने हल्द्वानी से भी अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अभी यात्रियों की सुविधा अनुसार बस का समय और मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके बाद बस सेवा हल्द्वानी से अयोध्या के लिए शुरू कर दी जाएगी। यह अभी काठगोदाम डिपो ने अपनी सेवा संचालित करी है और रामनगर डिपो ने संचालित करी है, और अगर पब्लिक की भीड़ बढ़ती है तो शीघ्र ही हम हल्द्वानी डिपो से भी वाहन संचालित करेंगे अपने। सर कितना उत्साह अभी तक देखा गया कि अभी पैसेंजर काफी आ रहा है, उत्साह है लोगों में, और डेली जो है 15-20 लोग जो है पूछने आते हैं, और अगर ये भीड़ बढ़ती है तो 1-2 दिन में हम अपनी सेवा भी शुरू करेंगे। सर कोहरे की वजह से क्या कोहरे की वजह से गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, 1-1.5 घंटा दिल्ली से गाड़ियाँ लेट आ रही हैं। पंजाब वाली गाड़ी 2-2 घंटे लेट हो रही है। इसके अलावा सर क्या कोई नई तैयारी में रोडवेज हल्द्वानी से? नहीं, इस समय पर थोड़ा सा ठंड की वजह से पैसेंजरों की कमी तो है ही है, और देखो जैसे भीड़ बढ़ेगी तो हम अपनी सेवाएं भी बढ़ाएंगे। अब सीजन आ रहा है शादियों का, तो हम अपनी सेवाएं भी बढ़ाएंगे जैसे भीड़ बढ़ती है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। आईआईटी रुड़की के भारतीय जल संस्थान विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। 3 दिन तक चलने वाले इस सेमिनार में 30 देशों के 300 से अधिक विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं इस सेमिनार में कई विषयों पर चर्चा भी होगी। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जल आपूर्ति, जल प्रबंधन, आपदा प्रदूषण सहित कई मुद्दों पर रहा, जिसमें विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। साथ ही अपने शोध पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें, आईआईटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में छात्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि छात्र देश का भविष्य हैं। वह इस मौके पर अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के डीएसबी परिसर में 18वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। दीक्षांत समारोह में नैनीताल पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 151 टॉपर को मेडल्स, 6 को डीलिट की उपाधि दी। साथ ही 379 को पीएचडी की उपाधि से नवाजा। वहीं दीक्षांत समारोह के दौरान 379 को पीएचडी उपाधि के साथ ही वर्ष 2022-23 के स्नातकों व परा स्नातकों को उपाधियां भी प्रदान की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। भविष्य में कुमाऊं विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में विश्वविद्यालयों और डिग्री धारकों की बड़ी भूमिका होती है। कुमाऊं विश्वविद्यालय का आज 18वां दीक्षांत समारोह यहाँ पे संपन्न हुआ है। वर्चुअली माध्यम से महामहिम राज्यपाल हमसे जुड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी जुड़े, और आज 2 लोगों को हमने मानद उपाधि दी है, जिसमें कि हमारे भास्कर खुलवे जी जो यहीं के छात्र रहे हैं, उनको भी आज मानद उपाधि दी गई है। लगभग 46,000 बच्चों को आज डिग्री दी गई है। सर, तो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब मेडल का नाम अनाउंस हुआ, और आज मेडल मिला, बहुत अच्छा लगा। नई नई चीज़ें सीखने को मिली। मैं आगे जीवन में दूसरों के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं सोशल वेलफेयर में बहुत सारा काम करना चाहती हूँ। अभी उसका माध्यम मुझे नहीं मिल पा रहा है, पर मुझे लगता है जीवन में मैं सोशल वेलफेयर में काम करूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो जो भी मेडल मिला है उससे मुझे यही उम्मीद है कि मैं आगे लोगों के लिए काम करूँ। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे गुरुजन ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा है, मेरे दोस्तों का हाथ रहा है, तो सब कुछ ये है कि जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो पूरी सोसाइटी उसको सपोर्ट करती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ एक इंसान का सपोर्ट नहीं होता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के निजी कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद देश में अमन, चैन, शांति का माहौल कायम करने के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा फैलाई जा रही अराजकता और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर चोट करना है। एक तरह से हल्ला भी बोला है उन्होंने, जिसके माध्यम से भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों की पोल खोलना यात्रा का मकसद है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में इंसानियत की एक तरह से हत्या की गई, वहां लोकतंत्र का खुल्लम खुल्ला मखौल उड़ाया गया, इसलिए राहुल गांधी द्वारा वहीं से न्याय यात्रा शुरू की गई। गांधी जी ने जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की 4,500 किलोमीटर की यात्रा समाप्ति की, और जिस तरह का देश में माहौल था, जिस तरह का माहौल है, वातावरण है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक डर और भय का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है, और एक जिस तरह से हमारे दलित समाज है, शोषित समाज है, वंचित समाज है, कमजोर तबका है, अल्पसंख्यक है, एक असुरक्षा की भावना घर कर गई है, डर बना हुआ है। और भारत विविधताओं से भरा देश है, धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, संप्रदाय से मिलकर देश बना है। देश को बनाने में सबकी भूमिका रही है, देश के आज़ादी में सबका योगदान रहा है, और आज उसी जो सांप्रदायिक सद्भाव है, जो भाईचारा है, जो हमारी कौमी एकता है, जो विविधताओं से भरा देश, जैसा मैंने कहा है,
शांति अमन का देश, आज उसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मिलकर उस माहौल को बदलना चाहते हैं, देश में को बांटना चाहते हैं धर्म के आधार पर और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसी मकसद से आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही लंबी यात्रा समाप्त की। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई। सीएम धामी ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1000 करोड़ से ज्यादा की स्वीकृति की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से मानस खंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। वहीं सीएम धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी पीएम मोदी को दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानस खंड मंदिर माला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण करना जरूरी है। इसके साथ ही सीएम धामी ने राज्य को केंद्रीय पूल के कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने का भी अनुरोध किया ताकि उत्तराखंड में चलने वाली इंडस्ट्री को भी लाभ मिल सके। बता दें कि हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों की मांग के साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त बिजली आवंटन की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले सीएम धामी की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर केंद्र से राज्य को आर्थिक मदद देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। पीएम से हुई मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मानस खंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। इस दौरान धामी ने राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति भी की, जानकारी पीएम मोदी को भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को मानस खंड मंदिर माला के दर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल और कुमायूं को जोड़ने वाले मार्गों का उच्चीकरण किया जाना जरूरी है। सीएम की मुलाकात के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने इस मुलाकात को बेहद जरूरी बताते हुए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद जताई है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि डबल इंजन के राज में भी राज्य के हाथ अब तक खाली हैं और राज्य को कोई लाभ डबल इंजन का नहीं मिला। रूप से उत्तराखंड देवभूमि है। हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मानस माला के लिए जिस तरह से प्रयासरत हैं और जिस तरह से उन्होंने 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी से उसकी मांग की है, एक सराहनीय कदम है। आने वाले समय में जिस तरह से पूरा उत्तराखंड तीर्थाटन के लिए प्रसिद्ध है, मुझे लगता है जो कुमाऊं का अंचल है वो भी इसके लिए और प्रसिद्ध होने वाला है। और एक हम सब के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता से लिया। आने वाले समय में वहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं होने जा रही है। सहयोग में कुछ नहीं देखती, क्योंकि देखिए 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात है पूरे देश में, तो उसमें से एक स्मार्ट सिटी की हमारी झोली में आके गिरा, लेकिन उसका जिस तरह से उदासीनता के साथ काम चल रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं धीमी गति से काम चल रहा है, उस पर फॉलो अप होना चाहिए था। डंडा होना चाहिए था केंद्र सरकार का कि समय अवधि के दौरान क्यों नहीं आपने स्मार्ट सिटी, क्योंकि उसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। तो जो नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल वेदर रोड तो माननीय हरीश रावत जी के समय पर ही चारधाम निर्माण कार्य के रूप में शुरू हो गया था, उसका शिलान्यास हो गया था। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हमारे समय पे शिलान्यास हो गया था। तो कोई मैं बड़ा फायदा डबल इंजन से मिलते हुए उत्तराखंड को कतई नहीं देख रही हूँ। बेरोजगारी आज बड़ा दंश बन चुकी है। अग्निवीर ने तो जैसे पीठ में छुरा भोंकने का काम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड को प्राथमिकता पर 125 मिलियन टन भंडारण क्षमता का कोल ब्लॉक का आवंटन करने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में लगभग 1000 मेगावाट का पिच हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए इसकी जरूरत है। सीएम ने कहा कि अनुकूल नीति के कारण उत्तराखंड में औद्योगिक विकास में तेजी आई है। इसके चलते बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में बिजली की मांग और बढ़ने के आसार है।
थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर इस मांग को पूरा किया जा सकता है। वहीं विपक्ष ने केंद्र से बिजली मांगने पर सवाल खड़े करते हुए राज्य के ऊर्जा प्रदेश के दावे पर सवाल खड़े किए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रीगणों को मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को मिलने जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ उनसे कुछ मांग करते हैं और हमारी मांग हमेशा केंद्र ने पूरी भी की है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि इस बार काफ़ी बरसात काफ़ी थी, फ्लड काफ़ी आए हैं, उससे टरबाइन में थोड़ा बिजली उत्पादन में थोड़ा सिल्ट के माध्यम से कुछ दिक्कतें हुई हैं, लेकिन इस पर कोयले को लेकर के कोयले से किस प्रकार से हम बिजली जनरेट कर सकें और अतिरिक्त बिजली भी किस प्रकार से हमें उत्तराखंड को मिल सके, क्योंकि हमने इन्वेस्टर समिट किया है, नई यूनिट्स हमारे प्रदेश में लगने वाली हैं और बिजली की कमी ना हो। बिजली पर्याप्त मात्रा में उत्तराखंड में बना रही है, उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में बिजली है, लेकिन एक्सेस बिजली स्टोर हमारे पास रहे, कभी अगर जो कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से कहा है, तो निश्चित रूप से जो हमारी मांग है वो पूरी होती है। उत्तराखंड के गठन के पीछे राज्य के युवाओं की बड़ी उम्मीदें थी। जनता को बहुत ज्यादा आस थी कि ये राज्य देश में अग्रणी होगा विकास के मामले में। कांग्रेस के जमाने में जो जल विद्युत परियोजनाएं राज्य में बनी, उन्हीं भरोसे राज्य में जो है जो विकास हो रहा है, जो लोगों को बिजली मिल रही है। आप बताइए ना, 7 साल से प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार राज्य में, कितनी नई जल विद्युत परियोजना इस राज्य में बनी। जो 56 जल विद्युत परियोजनाएं निशंक जी के दौर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज तक जो है दोबारा कई बार कहने के बाद, घोषणा करने के बाद भी सरकार उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऊर्जा प्रदेश की ये स्थिति आखिर क्यों हो रही है, क्यों हुई है? और ऊर्जा विभाग लगातार जो है सबसे महंगी बिजली उपभोक्ताओं को राज्य में दे रहा है, तो ये कैसा ऊर्जा प्रदेश है? इस किल्लत को आखिर सरकार दूर क्यों नहीं कर पा रही है? कुल मिलाकर राज्य के मुख्यमंत्री धामी राज्य के विकास को लेकर प्रयास लगातार कर रहे हैं। इन प्रयासों के तहत सीएम धामी की कोशिश है कि केंद्र से राज्य को अधिक से अधिक सहयोग मिले। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम धामी की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार सीएम धामी की मांगों को कितना गंभीरता से लेती है और राज्य को कितना आर्थिक सहयोग देती है। उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।